हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, हम पिछले वीडियो तक बात कर चुके थे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के कुछ नियम थे जिनको हमने आपको बताया, और हमको आगे जो पढ़ना है वो है गोलीय दर्पण का एक प्रकार जिसको बोला था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ एक नियम बताए थे आपको, वो नियमों की जानकारी होना जरूरी है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखें। देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इस तरह से हमने एक अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण आप जानते हैं, मान लिया ऐसे कोई दर्पण, और उस दर्पण का ये वाला भाग हमने परावर्तक पॉलिश किया, तो ये किसकी तरह काम करता है? परावर्तक पृष्ठ की तरह। ये जो अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु को हमने बोला था, ये तो था अवतल दर्पण, इसका केंद्र बिंदु बोला था ध्रुव। तो ये यहां ना देख के इधर ध्यान दें, ये वाला जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा? ध्रुव होगा, जिसको हम व्यक्त करते हैं P से। यहां से वक्रता केंद्र, देखिए ये किसी गोले का कटा हुआ भाग, मान लिया ये इस तरह से कोई गोला था, उसका कटा हुआ भाग क्या था? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का केंद्र कहां होगा? कहीं गोले के अंदर की ओर ही वक्रित होगा। तो इधर की साइड ही इसमें जो है इसका वक्रता केंद्र होगा। हम यहां लगा लेते हैं बिंदु C, जिसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये बात हम बता चुके हैं कि मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र C तथा C और इस वाले बिंदु पर था मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी। मतलब इस दूरी से दुगनी दूरी पर कौन होगा? वक्रता केंद्र होगा। अब क्या करें? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी। वस्तु को दर्पण के हमेशा कहां रखना है? बाईं ओर रखना है। दर्पण के हमेशा कौन सी ओर रखेंगे वस्तु को? बाईं ओर। हमने क्या किया? अब एक पहली स्थिति लेते हैं जब वस्तु को क्या बोलेंगे? बिंब। क्या बोलते हैं? बिंब। और ये बिंब हमेशा किधर की ओर रखना है? दर्पण के बाईं ओर। बिंब को रखा है अनंत पर, जिसकी दूरी की कोई लिमिट नहीं है, अनंत है। अनंत है मतलब बहुत दूर है, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बहुत दूर। अब बहुत दूर दूरी पर हमने क्या रखा है? वस्तु को रखा है, मतलब वस्तु जो है बिंब कहां पर है? अनंत पर। तो अब जो पहले वीडियो में बताए हैं नियम, उनमें पहला नियम जिसको पहली किरण भी बोल सकते हैं, समांतर किरण। पहले नियम के अंदर जो किरण काम में ली थी वो कौन सी थी? समांतर किरण। यहां पर पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष, ये हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर, हाँ ये दोनों कैसी हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, तो ये किरण आ रही है, यहां दर्पण पर टकराएगी। टकरा कर ये किरण जो है कहां से गुजरती है? तो मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से, जिसको हमने व्यक्त किया था किससे? F से। तो यहां से गुजरती है मुख्य फोकस से। दूसरा नियम बताया था। दूसरा नियम क्या था? जब कोई प्रकाश किरण कहां से आए? कोई भी जो प्रकाश किरण है, यदि वो कहां से आ रही है? मुख्य फोकस से। इसी तरह से अब ये अनंत से जो प्रकाश किरण आ रही है वो एक तो होगी नहीं,
अनेक होगी। और हमने आपको बताया कि भाई प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता होती है? 2 किरणों की। 2 किरणें कम से कम आनी चाहिए और वो परावर्तित होकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को काटनी चाहिए। अब अनंत से जो प्रकाश आ रहा है उसको हम क्या मानेंगे? एक दूसरे के जो प्रकाश किरण है वो कैसी होंगी? समांतर। तो इस तरह से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण आएगी, इस दर्पण की सतह पर टकराएगी, टकरा कर ये कहां से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से। तो यहां दोनों किरणों में पहला ही नियम लग गया। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई, यहां से टकरा कर कहां से निकल गई है? मुख्य फोकस से। ये जो टकरा कर जाने वाली किरण है, ये आपस में टकराने के बाद कौन से बिंदु पर मिल रही है? मुख्य फोकस पर। कौन से पर मिल रही है? मुख्य फोकस पर। मतलब ये किरण जो है आपस में एक दूसरे को कहां काटती हैं? मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर। दूसरी बात, ये प्रकाश किरणें जो हैं परावर्तन के पश्चात अपने आप मिल रही हैं या जबरदस्ती मिलाई जा रही है? अरे टकरा कर खुद पे खुद मिल रही है। मतलब ये प्रकाश किरण जो है आपस में वास्तव में मिल रही है, टकराने के बाद कैसे मिल रही है? वास्तव में। तो यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। यहां देखिए, ये जो अक्ष के ऊपर से प्रकाश किरण आ रही है टकरा कर नीचे की ओर जा रही है, मतलब ये पहली किरण तो नीचे की ओर जा रही है। मुख्य अक्ष के नीचे से जो दूसरी किरण आ रही है वो टकरा कर ऊपर की ओर जा रही है, मतलब दिशा बदल रही है। यहाँ जो मुख्य अक्ष के नीचे से आ रही थी वो ऊपर की ओर, जो अक्ष के ऊपर से आ रही है वो कहां जा रही है? नीचे की ओर। तो इसलिए यहां जो वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टे का मतलब है प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनेगा। अब यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा? हाँ, तो यहां पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। छोटा कितना छोटा? एक बिंदु के समान। किसके समान? बिंदु के समान। तो यहां हमको 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। प्रतिबिंब निर्माण के अंदर 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहली, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमने बिंब को कहां रखा है? अनंत पर। तो जब अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे थी तो प्रकाश किरणें कहां मिल रही थी? मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस एफ पर। कहां बनेगा? मुख्य फोकस एफ पर बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति बोलिए या फिर स्वरूप बोलिए। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? स्वरूप क्या होगा? प्रकाश किरणें कैसी मिल रही थी? वास्तव में। जब प्रकाश किरण वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा? वास्तविक होगा। यहां बताया आपको बिंदु के समान बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। अगला दिया है प्रतिबिंब का आकार। आकार कैसा था? छोटा। छोटा कि बहुत छोटा? तो बहुत छोटा, तो मतलब अत्यंत सूक्ष्म बनेगा। किसके समान? बिंदु के समान। प्रतिबिंब यहां कैसा बनेगा? बिंदु के समान।
दूसरी बिंब की स्थिति है जब बिंब या वस्तु जो है वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच हो। हाँ, वक्रता केंद्र क्या है? C और अनंत के बीच, मतलब C से परे कोई निश्चित दूरी पर रख दिए वस्तु को। तो यहां तो वक्रता केंद्र C हो गया, यहां क्या हो गया? मुख्य फोकस F। इसको क्या बोलते हैं? P। इसको क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। ये जो C और P को मिलाने वाली रेखा, इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। पहला नियम, यहां पर कोई वस्तु खड़ी है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरण कम से कम? 2। यहां पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये रहा मुख्य अक्ष, ये रही मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजारनी है? मुख्य फोकस से। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस F से आपतित होती है, तो ये दूसरी किरण है, आपतित कहां से हो रही है? मुख्य फोकस F से। तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए, जब ये किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, तो जिस जगह पर ये दोनों किरणें आपस में काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उसी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो इस वाली जगह पर बनेगा क्या? प्रतिबिंब बनेगा। इस वाली जगह पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या किरणें वास्तव में काट रही हैं या काटती हुई प्रतीत हो रही हैं? तो यहां वास्तव में काटती हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ये वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? नीचे। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वस्तु की ऊंचाई इतनी है लेकिन प्रतिबिंब की इतनी है, तो प्रतिबिंब बड़ा बना है कि छोटा? छोटा बना है। वस्तु से कैसा बना है? छोटा। तो हमको वही 3 बातें लिखनी थी। कौन कौन सी? प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति क्या है? स्थिति कौन सी जगह बना है? तो प्रतिबिंब कहां बना है? मुख्य फोकस F तथा मुख्य फोकस क्या होता है? F तथा किसके बीच? वक्रता केंद्र C के बीच। F तथा C के बीच बनेगी। दूसरा क्या था? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब जो है उसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति या फिर उसको कह सकते हैं हम स्वरूप। हाँ, कैसा है? वास्तव में मिल रही है प्रकाश किरणें, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। वास्तविक तथा किसके नीचे बना है? मुख्य अक्ष के नीचे। तो वास्तविक तथा उल्टा। तीसरी बात, प्रतिबिंब का आकार। आकार की बात करें तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? आकार होगा छोटा। आकार कैसा होगा? यहां छोटा होगा। प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से छोटा होगा। हाँ जी, आगे देखिए तीसरी स्थिति, बिंब की स्थिति क्या है? अब बिंब को रखा है वक्रता केंद्र C पर। जब बिंब वक्रता केंद्र C पर हो, हाँ, ये क्या था? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है तो ये क्या होगा? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से दुगनी दूरी पर कौन होगा? वक्रता केंद्र C। यहां C पर वस्तु को खड़ा किया है। लगाइए पहला रूल। पहला जो नियम है, समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात टकरा कर कहां से निकल जाएगी? मुख्य फोकस F से। इस तरह से। अगला, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस F, हाँ ये रहा मुख्य फोकस,
और प्रकाश किरण आ रही है ये, क्योंकि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कितने किरणों की आवश्यकता है? 2 की। तो ये प्रकाश किरण आ रही है मुख्य फोकस से, कहां पर टकराएगी? यहां दर्पण पर टकराएगी, प्रकाश किरण को परावर्तित करेगी, परावर्तित होने के बाद ये किसके समांतर हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये समांतर हो जाएगी किसके? मुख्य अक्ष के। टकराने के बाद ये दोनों परावर्तित किरण आपस में कौन सी जगह मिलेंगी? वक्रता केंद्र C पर ही मिलेंगी। कहां मिलेगी? वक्रता केंद्र C पर। जहां मिलेंगी वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बना है? वक्रता केंद्र C पर। क्या किरणें वास्तव में मिल रही हैं? हाँ, किरणें जो हैं वास्तव में मिल रही हैं। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक अक्ष के ऊपर बना है या नीचे? अक्ष के नीचे बना है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। आगे देखते हैं आकार। प्रतिबिंब जो है इस आकार का बना है, तो इसी आकार का क्या था? बिंब था। तो यहां पर बिंब और प्रतिबिंब दोनों का आकार कैसा होगा? समान होगा। तो ये 3 बातें बड़े काम की हैं। कौन सी? प्रतिबिंब की स्थिति कहां बना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति है वक्रता केंद्र C। क्योंकि बिंब को भी कहां रखा था? C पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र C पर। प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति है वास्तविक, क्योंकि प्रकाश किरण टकराने के बाद वास्तव में मिल रही है, तो इसलिए कैसा बनेगा? वास्तविक। अक्ष के नीचे बना है, तो वास्तविक व कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। आकार, आकार बिंब का और प्रतिबिंब का कैसा है? समान। तो किसके आकार का बनेगा? बिंब के आकार के समान। बिंब के आकार का। अगली स्थिति देखिए। अगली स्थिति है जब वस्तु को वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच रखा हो। बिंब को कहां रखा जाए? C और F के बीच। ये अपना दर्पण, दर्पण है, तो ये यहां क्या था? ध्रुव P। ये जो है रिवाइज करते रहिए, परिभाषाएं याद हो जाएंगी। परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। समांतर जाने वाली किरण टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। किससे व्यक्त करते हैं? F से। जिस गोले का कटा हुआ भाग दर्पण को माना गया है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र C। ये C, F और P ये सब किस पर हैं? मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष क्या थी? C और P को मिलाने वाली रेखा। देखिए, जब बिंब को कहां रखा जाए? C, ये रहा C, तथा F मुख्य फोकस ये रहा है, दोनों के बीच किसी भी जगह रख दिया। यहां जब वस्तु को रखा तो हमें वही 2 किरणें काम में लेनी है। कौन सी? समांतर आ रही है, टकराएगी, कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दूसरा, जो मुख्य फोकस से आएगी, टकराएगी, टकरा कर क्या हो जाएगी? समांतर। समांतर हो जाएंगी तो ये परावर्तित किरणें जहां मिलेंगी वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो यहां पर ये प्रकाश जो किरणें हैं परावर्तित होने के बाद कहां पर मिल रही हैं? ये तो वक्रता केंद्र रहा, और वक्रता केंद्र से कहां मिल रही हैं? परे। वक्रता केंद्र से कहां है? परे मिल रही हैं। तो वक्रता केंद्र से दूर या परे मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब में कहां बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। अक्ष के ऊपर बना है या नीचे? नीचे बना है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। प्रतिबिंब यहां जो है उल्टा बना है। किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो कैसा होगा? वास्तविक। इस आकार का बिंब था, लेकिन प्रतिबिंब जो है इससे क्या बना है? बड़ा बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति होगी C से परे। C क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र C से परे, परे या बोलिए दूर। प्रकृति या स्वरूप कैसा होगा? वास्तविक। तथा उल्टा।
आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा। बिंब जो है उससे बड़ा है। बिंब से बड़ा बना है कौन? प्रतिबिंब। तो बिंब से बड़ा। पांचवी स्थिति है ये, जब वस्तु को कहां रखा जाए? मुख्य फोकस एफ पर। मुख्य फोकस एफ पर वस्तु को रख रहे हैं। ये आपका मुख्य अक्ष, यहां पर वही ध्रुव होगा, यहां क्या होगा? मुख्य फोकस एफ। इससे दुगनी दूरी पर मुख्य फोकस एफ, यहां क्या होगा? मुख्य फोकस एफ होगा। दुगनी दूरी पर कौन होगा? वक्रता केंद्र सी। अगली स्थिति है, अगली स्थिति है जब बिंब या वस्तु मुख्य फोकस एफ पर हो। तो मुख्य फोकस ये रहा एफ, एफ पर खड़ा किया है वस्तु को, ये ध्रुव रहा। जब प्रकाश किरण, प्रतिबिंब बनाना है तो कितनी किरणें? 2। जब प्रकाश किरण समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद कहां से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से। ये ध्यान से बनाना, परावर्तन के बाद कहां से गुजारनी है? मुख्य फोकस से। और यहां पर दूसरा पॉइंट जो बताया था वो अप्लाई करके देखें। दूसरा जो नियम था, दूसरा नियम क्या था? जो मुख्य फोकस एफ से आती है, मुख्य फोकस एफ से आती है, समांतर हो जाती है, वो यहां लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तीसरा लगाकर देखें। तीसरा जो नियम था वो था कि वक्रता केंद्र सी से जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र सी से जाने वाली किरण टकराकर वापस सी से ही आती है। वक्रता केंद्र सी से ही टकराकर वापस आती है। हाँ, ये वाला तो लागू होता है। यहां से मान लिया प्रकाश किरण जाए और टकराकर वापस इसी से आ जाए। चलिए, अगला था कि ध्रुव पी पर जितने कोण पर प्रकाश किरण आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो ये आने वाली किरण आपतित हो गई और ये टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित हो गई। यहां से समांतर आ रही थी तो ये मुख्य फोकस से गुजर गई। यहां ये जो है जितने कोण पर आपतित हुई है उतने ही कोण पर परावर्तित, मतलब ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है वो दोनों कैसे होंगे? बराबर। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें टकरा कर जब जाती हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गई हैं? समांतर हो गई हैं। क्या हो गई हैं? समांतर। अब ये प्रकाश किरणों को आप मुख्य अक्ष के नीचे कितना भी आगे तक बढ़ाइए, ये कभी कहीं मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये प्रकाश किरणें कहीं तो मिलेंगी, कहीं तो कहां? कहीं तो कहां मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई निश्चित नहीं है। कहां पर मिले उसको हम क्या मानेंगे? अनंत। तो ये प्रकाश किरणें कहां मिलेंगी? अनंत पर। क्या वास्तव में मिलेंगी? हाँ, यदि ये आगे कहीं मिलेंगी तो वास्तव में ही मिलेंगी। और कहां मिलेंगी? अनंत पर। तो अनंत पर ये जब मिलेंगी, जैसे इन प्रकाश किरणों को आगे बढ़ाया जाए तो मुख्य अक्ष के साथ दूरी बढ़ रही है या घट रही है? दूरी बढ़ रही है। ये रहा मुख्य अक्ष, यहां से इनको आगे बढ़ाएंगे तो दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो प्रतिबिंब जो है, बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा? बनने वाला प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अनंत पर ये किरणें जो है अनंत पर मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी? वास्तव में मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा। आगे जैसे जैसे जाएंगे मुख्य अक्ष से दूरी बढ़ रही है, मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है तो यहां आकार कैसा होगा? बड़ा होगा कि बहुत बड़ा?
बहुत बड़ा होगा, बिंब से बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ तीनों बातें ध्यान रखनी है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। और आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा। अगली स्थिति देखिए, जब बिंब कहाँ हो? मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस, जब बिंब कहाँ हो? मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी, ये रहा ध्रुव पी, इनके कहाँ हो? बीच। तो ये मुख्य अक्ष है, यहां पर क्या मान लो इसका? मुख्य फोकस। दुगनी दूरी पर क्या मानोगे? वक्रता केंद्र सी। ठीक है। अब देखिए, यहां वस्तु को खड़ा किया है तो पहला नियम तो लगभग सभी जगह लगा है। तो यहां पर ये समांतर आने वाली किरण टकरा कर कहां से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से। कहां से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से। ध्यान रखना, यहां पर मुख्य फोकस पर वस्तु को खड़ा किया है तो ये यहां से गुजर गई है मुख्य फोकस से ही, लेकिन यहां पर वस्तु को मुख्य फोकस पर नहीं खड़ा किया। कहां खड़ा किया है? मुख्य फोकस एफ और पी के बीच में। तो यहां से टकरा कर प्रकाश किरण कहां से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस एफ से। दूसरा आपको बताया कि जो जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी? परावर्तित। जब ये इतने ही कोण पर परावर्तित होती है तो ये परावर्तन के बाद आप देखिए प्रकाश किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ाया है वैसे वैसे एक दूसरे से क्या बढ़ती जा रही है? दूरी। तो क्या हम इनको आगे बढ़ाएं तो ये कभी कहीं मिल पाएंगे? आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रही है? दूरी बढ़ रही है। तो आगे कहीं मिल पाएंगी ये? नहीं। जब ये आगे नहीं मिल पाएंगी तो क्या करें? तो आपको बताया, जब खुद पे खुद टकराने के बाद ये किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हों तो क्या करते हैं? तो इन प्रकाश किरणों को दर्पण के पीछे की ओर, ऐसी कल्पना करते हैं कि ये प्रकाश किरण कहीं दर्पण के पीछे की ओर मिल रही होंगी। तो इस तरह से दर्पण के पीछे की ओर इन प्रकाश किरणों को बढ़ाने पर ये किसी बिंदु पर मिल जाती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। मिली कहां पर है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे मिली हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, क्या वास्तव में मिल रही थी प्रकाश किरण? नहीं। तो हमने क्या किया? इनको जबरदस्ती मिलाया है। प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद क्या किया है? मिलाया है। मतलब ये जो है कल्पना की है ऐसी कि कहीं ये जो मिल रही होंगी, ये जो किरणें हैं कहीं पीछे मिलती होंगी, तो ऐसा जो है बनने वाला जो प्रतिबिंब है क्या होगा? सीधा होगा। और सीधा होगा तथा कैसा होगा? आभासी। आभासी का मतलब है प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं। और आभासी प्रतिबिंब की खासियत होती है कि इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां प्रतिबिंब कैसा होगा? यहां आभासी होगा और सीधा होगा। तो प्रकृति कैसी हो गई है? आभासी व सीधा। आकार की बात करें तो वस्तु इतने आकार की थी, प्रतिबिंब कैसा बना है? बड़ा। तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा? बड़ा बनेगा। 6 स्थितियां बताई हैं जिनमें से 5 स्थितियों में अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और कहां पर बनेगा? सभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेंगे, मतलब दर्पण के बाईं ओर बनते हैं। जबकि एकमात्र स्थिति जिस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा। बनता कहां पर है? दर्पण के पीछे। और बनता कैसा है? वस्तु से बड़ा। अवतल दर्पण के उपयोग देखिए, परावर्तक टेलीस्कोप में
मतलब जो दूर स्थित पिंड हैं, जैसे चंद्रमा, तारे, ग्रह, सूर्य, ऐसे पिंडों को देखने के लिए परावर्तक टेलीस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। लेकिन सूर्य का जो प्रतिबिंब बनता है उसको कभी भी सीधा आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आंखें खराब हो सकती हैं। तो किससे देखना चाहिए? इसके लिए पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उस प्रतिबिंब को देखना चाहिए। अगला आता है सेविंग दर्पण में। सेविंग की दुकान पर आप कभी गए हो तो देखा होगा, वहां पर जो चेहरा है दर्पण के अंदर बड़ा दिखाई देता है, तो वहां कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण। अगला है वाहनों की हेडलाइट में। वाहनों की जो लाइट होती है उसके अंदर क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, जिसके मध्य में एक बड़ा बल्ब लगा होता है, और ये बल्ब जो है, बल्ब का जो प्रकाश है उसको अवतल दर्पण एक पुंज के रूप में प्रसारित करता है, एक जगह केंद्रित करके एक पुंज के रूप में आगे भेजता है। अगला है दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं ये दांतों का बड़ा चित्र करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। इसके अलावा दांतों का जो भाग दिखाई नहीं देता उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगला है सैटेलाइट डिश एंटीना। आपने देखा होगा घरों पर जो छतरी लगी होती है जिसको बोलते हैं D2H, इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। काम क्या करता है? ये उपग्रहों से प्राप्त होने वाले जो संकेत हैं उनको रिसीवर, जिसको बोला जाता है अभिग्राही, रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है।